नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। ये है पार्ट 2 वीडियो चैप्टर फर्स्ट का यूनिट एंड डायमेंशन का। इससे पहले वाले पार्ट में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था और कितने टाइप की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, उसके बारे में हमने बात करी थी। इस पार्ट में हम आगे बात करने वाले हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और उससे रिगार्डिंग जो टॉपिक्स होंगे, यूनिट्स वगैरह के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो और इससे पहले वाली वीडियो को देखने की तो आप इससे पहले वाली वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। अगर ये आपको चैनल अच्छा लगे तो अगर पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी अगर मैं बता देता हूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटी ऐसी कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसको हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर सकें उसको हम फ़िज़िकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। जैसे किसी लेंथ किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी उसको मेज़र किया जा सकता है, उस ऑब्जेक्ट के मास है उसको मेज़र किया जा सकता है, तो उन मास को हम फ़िज़िकल क्वांटिटी बोल देंगे, लेंथ को हम फ़िज़िकल क्वांटिटी बोल देंगे। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन पर्सन है, कोई ह्यूमन है, ह्यूमन कोई फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ह्यूमन की लेंथ को मेज़र किया जा सकता है, उसकी विड्थ को मेज़र किया जा सकता है, उसके मास को मेज़र किया जा सकता है। तो उसकी विड्थ, मास, ये सारी एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में यही बात की थी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। दो टाइप की होती है, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने लिखने जाता हूँ एफ क्यू इज इक्वल्स टू एन यू। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। अब ये क्यू क्या है? क्यू यहाँ पर है फिज़िकल क्वांटिटी, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जो हम लिख सकते हैं, जैसे लेंथ हो गई या कोई भी यहाँ पर क्वांटिटी होगी उसको हम फिज़िकल क्वांटिटी। यू जो है यहाँ पर हम इसको बोलते हैं यूनिट, और एन का मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अब न्यू यूनिट क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि हमें सपोज़ कोई ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट का मास मुझे लिखना है। ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास दिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास मुझे यहाँ पर लिखना है, इस ऑब्जेक्ट का मास। तो इस ऑब्जेक्ट का मास जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो मैं क्या लिखूंगा इस ऑब्जेक्ट का मास लिखने के लिए? मास इक्वल्स टू, तो इधर तो लिख दिया मैंने कि कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी लिख रहा हूँ मैं, है ना, और उसकी वैल्यू क्या है। तो क्या लिखेंगे? मैं लिखूँगा 7 kg सपोज़। तो यहाँ पर 7 और kg, तो ये बेसिकली जो ये यहाँ पर हमने ये 7 लिखा, ये एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये यूनिट है जिसको हम u से रिप्रेजेंट करके लिख रहे हैं। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सके तो वो एक क्वांटिटी फिज़िकल यहाँ पर हो जाएगी। अब यूनिट क्या होती है और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है उसको समझते हैं। तो आपने देखा होगा हमारे चारों तरफ हम कभी भी किसी भी चीज़ को हम डेली लाइफ में चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि इस पेन की लेंथ कितनी है, एक स्टिक दे दी, इस स्टिक की लेंथ कितनी है। जैसे मान लीजिए ये स्टिक आपके पास ए से बी दी हुई है, इस लाइन की लेंथ अगर तुम्हें बतानी है तो आप क्या लिखोगे? लेंथ इक्वल्स टू, या जो भी आप लिखोगे यहाँ पर लेंथ, और उसके बाद आप लिखोगे लेट्स से 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 और सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 5 और जी सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो ये सेंटीमीटर ये इसकी यूनिट होगी और ये 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, आपने सेंटीमीटर को 5 टाइम्स किया हुआ। अब देखो इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे आया। यूनिट क्या होती है, यूनिट के बारे में जानते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम फिज़िकल क्वांटिटी को लिखते हैं। तो देखिए, कभी भी हमें किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है, हमें जैसे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मास कितना है, ये इसकी लेंथ कितनी है, ये अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो किसी न किसी एक हमारे पास ऑलरेडी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, स्टैंडर्ड नॉन यूनिट हमारे स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी हमारे पास होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। जैसे कि मैं एक आपको समझाऊं, देखिए दोस्तों, कि अब जैसे मान लो कि ए से बी तक की लेंथ दी हुई है, ए से बी तक की लेंथ को मुझे पता करना है। वैसे तो हम सेंटीमीटर स्केल से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन मुझे पास वो नहीं है,
तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम क्या करते थे, मान लो कि अगर हमें किसी भी हमारे घर में कहीं पर भी किसी वॉल की लेंथ पता करनी हो या टेबल वगैरह की लेंथ पता करनी हो, हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, तो हम क्या करते, ज़्यादातर ऐसे फिंगर से चेक करते हैं कि अच्छा ये 1 फिर 2, इस तरीके से मेज़र करते हैं कि 1 2 और ये कितनी फिंगर सारी, जैसे ये मान लो इस तरह से किया मैंने 4 4 और ये 2, इसका मतलब 8 फिंगर जितनी ये लेंथ है। इसकी जगह मान लो कि मैंने यहाँ पर ये कैप लिया, इस कैप से मेज़र किया तो 1 2 3 एंड ये 4, इसका मतलब ये कैप की लेंथ की 4 टाइम्स यहाँ पर दी हुई है। तो कैप की लेंथ को हम डिसाइड कर लेंगे, इसको एक रेफरेंस मान लेंगे कि जो कैप की लेंथ है वो क्या है, एक रेफरेंस है ना, एक यहाँ पर हम इसको, तो इसकी अब कुछ भी हो सकती है, इसकी रेफरेंस जो है वो हमें यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है, उसको हम अपने हिसाब से कंसीडर, मान लो कि शुरू में जब मीटर वीटर नहीं आया था तो हमने मान लिया कि ये भाई ये इसकी लेंथ को हमने बोल दिया लेट से 1 सेंटीमीटर, थोड़ी देर के लिए मान लेते, तो इसका मतलब ये कितनी लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब ये यूनिट्स वगैरह के बारे में बताया मेज़रमेंट, तो एक रेफरेंस ले लिया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे या 1 मीटर बोलेंगे, इतना, ठीक है ना। तो जिसको भी, तो यूनिट एक तरह की स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी होती है जिससे हम किसी भी अननोन क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। ये अननोन ये लेंथ जो है ये अननोन क्वांटिटी है, इसको हमने किसके थ्रू मेज़र किया, इस कैप के थ्रू मेज़र किया, ठीक है। तो ये एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी को हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैप की लेंथ के थ्रू हमने मेज़र किया, ठीक है। इसी तरह से मान लो एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, इसको मैंने वैसे क्या लिख दिया 4 इंटू कैप, तो ये यूनिट हो गई और ये 4 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये मान लो इस कंटेनर में वो लिक्विड है, इस लिक्विड को मुझे मेज़र करना है। अब मेरे पास कोई लीटर मीटर अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मान लो कि मैंने यहाँ पर मग लिया, इस मग के थ्रू मुझे मेज़र करना है, तो मैं मग से लेके इसको खाली करूँगा, इसमें मैंने एक मग भरा, फिर इधर लेके गया, फिर इधर लेके गया, तो धीरे धीरे ये 20 बार में, ये 20 बार मेरे मुझे ये काम करना पड़ा, तो 20 बार में मुझे ये खाली हो गया। इसका मतलब इसके अंदर, तो मुझे ये काम देखिए, तो हमने क्या किया कि ये मग बकेट जो है वो मुझे खाली करने के लिए इसमें से जो भी लिक्विड है उसको खाली करके हमें इसमें लाने के लिए 20 बार काम करना पड़ा, मतलब इस बार मुझे जग को भक करके लाना पड़ा। इसका मतलब इसमें कितना अमाउंट है, 20 टाइम्स ऑफ मग, है ना। अब मग में जितना भी अमाउंट आ रहा होगा उसको तुम अपने हिसाब से बोल दो, लेटेस्ट से कि उसको हम मान लेते कि अगर उस मग में जो अमाउंट है उसको मैं अगर 100 ml कंसिडर करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 100 ml। तो पहले इस तरीके से किया जाता था, इस तरीके से मेज़र किया जाता था। तो हमारे पास यहाँ पर मग का अंदर जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आ जाता है ना, वो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमें नोन है, वो पता है, हमने उसको रेफरेंस कंसीडर किया है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनिट बोल देते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये एक तरह की यूनिट का काम कर रही है ना, यहाँ पर भी ये एक यूनिट का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू का काम कर रही है, वैल्यू का काम कर रही है, यहाँ पर भी एक ये न्यूमेरिकल वैल्यू का काम कर रही है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, किसी भी अननोन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की ज़रूरत होती है। यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी होती है जिसके थ्रू हम अननोन फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। तो देखिए मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, तो आप उसको नोट कर लेना। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास है यूनिट की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी विच इज़ यूज टू मेजर अननोन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड ज़्यादा ज़रूरी वर्ड है, क्यों, क्योंकि हम लेंथ की हेल्प से लेंथ को ही मेज़र कर सकते हैं, मास की हेल्प से मास को ही मेज़र कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कभी अगर हम शॉप वगैरह पे जाते हैं, तो अगर मान लो हम शुगर लेने गए, हमें 5 किलो शुगर ली चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, वहाँ पे शॉपकीपर क्या करता है 5 kg का वेट है, जो पहले वेट आते थे, पहले जो तराजू होते थे उसमें क्या होता था, वो 5 kg या 1 kg का वेट रखता था, उसके थ्रू मेज़र करता था। ऐसा तो है नहीं कि वो इंच टेप लेके या कोई मेज़रमेंट टेप लेके मेज़र कर रहा है कि नहीं कितनी है। इसका मतलब यहाँ पर जब भी हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसकी जिस फिज़िकल क्वांटिटी, तो सेम टाइप की क्वांटिटी से ही मेज़र किया जाता है। लेंथ है तो लेंथ टाइप की, है ना, मास है तो मास को मास से ही मेज़र के थ्रू ही मेज़र किया जा सकता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यूनिट की, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटी या किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं यूनिट के थ्रू,
तो यूनिट का कितने टाइम्स वो आती है, अननोन फिजिकल क्वांटिटी यूनिट से कितने टाइम्स होती है, यूनिट से कितने टाइम्स ज़्यादा होती है, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है ना, 1 से छोटी भी हो सकती, 1 से बड़ी भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं है, बस नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरह से ये वैल्यू है, नंबर कितने टाइम से है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरह का मैग्नीट्यूड होती है, तो उस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखिए, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने लिखा एन यू की टर्म में लिखते हैं हम। अगर मान लो यहाँ पर मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल ऐसे लेता हूँ कि जो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास मुझे मेज़र करना है। तो ये मास को मान लो हमने मेज़र किया, मैंने लिख दिया 2 kg, ठीक है, केजी के वेट से मैंने मेज़र किया इसको, ये लिख दिया। इसकी जगह मैं अब इसको, है ना, इस तरह से लिखा, इसकी जगह मैं इसको 2 kg की जगह 2000 ग्राम भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। अब हुआ क्या, यहाँ पर अलग यूनिट से मेज़र किया, यहाँ ग्राम से मेज़र किया, यहाँ पर है ना, हाँ, केजी वाले वेट से मेज़र किया, यहाँ पर ग्राम वाले वेट से किया। तो केजी वाले वेट से मेज़र किया तो 2 टाइम्स निकला, और ग्राम वाले वेट से मेज़र किया, ग्राम वाली यूनिट से मेज़र किया तो 2000 टाइम्स निकला। तो फिज़िकल क्वांटिटी तो एक ही है, इसी का मास लेना है, मास इसी का मेज़र कर रहे हैं। अगर हम केजी के थ्रू मेज़र कर रहे हैं तो 2 टाइम्स आ रहा है, और अगर ग्राम के थ्रू मेज़र कर रहे हैं तो 2000 ग्राम आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है। अब देखो, यहाँ पर केजी जो है वो बड़ी यूनिट है और ग्राम जो है वो छोटी यूनिट है ना, केजी बड़ी यूनिट होती है और ग्राम छोटी यूनिट होती है। ये धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बड़ी यूनिट है। तो केजी बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी। आपने देखा भी होगा ना, वेट जब हम शॉप वगैरह पे जाते हैं तो केजी का वेट बड़ा होता है और ग्राम का वेट छोटा होता है। 500 ग्राम, 100 ग्राम, इनका वेट धीरे धीरे कम होता रहता है, तो ग्राम छोटी यूनिट होती है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ पता चल रही है, एक सिंपल सी चीज़ जो हमें पता चल रही है कि अगर हम यूनिट को डिक्रीज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बड़ी सी वेट से हम इसको मेज़र करेंगे तो कम टाइम में मेज़र हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसे समझ लो कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, उस कंटेनर के पानी को दूसरे खाली कंटेनर में डालना है, उस कंटेनर के पानी को हमें दूसरे खाली कंटेनर में डालना है। अब अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा कप है, उसके थ्रू अगर तुम डालोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि तुम्हें कई बार डालना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हें एक बकेट दे दी गई, एक बाल्टी दे दी गई, उस बाल्टी से उस कंटेनर के पानी को दूसरे कंटेनर, बड़े से कंटेनर में डालना है, तो तुम्हें कम टाइम लगेगा। तो बड़ी यूनिट्स जो है वो, बड़ी यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कम होती है, और जो छोटी यूनिट होती है उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होती है। इसका मतलब सेम अमाउंट को हम अलग अलग यूनिट्स में अगर लिखना चाहें, सेम अमाउंट को, सेम क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक रिलेशन आपस में क्या हो जाएगा कि अगर यूनिट आप कम करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया। क्या रिलेशन निकल के आया? वो रिलेशन क्या निकल के आया है कि Q इज इक्वल्स टू एन यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा u के। अगर हम u की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो n की वैल्यू कम होगी, न्यूमेरिकल यूनिट को बढ़ाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n1u1 इक्वल्स टू n2u2, है ना। मतलब दो अलग अलग सिस्टम में जो यूनिट होती है, u1 मान लो केजी है और u2 मान लो ग्राम है, तो इसको अगर मुझे 2 kg को लिखना होगा तो मैं यहाँ पर 2 kg इक्वल्स टू 2000 ग्राम लिख सकता हूँ। तो एक तरह से ये जो ग्राम है ये u2 हो गया, ये n2 हो गया, ये u1 हो गया, ये इस तरीके से। ये बेसिक सी फॉर्म है जिसको हमें यहाँ पर बेसिकली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यूनिट, जैसे कि आपने को देखा कि यहाँ पर कि एक ही मास को हमने एक ही क्वांटिटी को केजी में भी मेज़र किया, ग्राम में भी मेज़र किया, तो ये अलग अलग सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। तो अगला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या हो, अब एक्चुअली क्या है, हर कंट्री में अपनी अपनी है, हर जगह पर अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं यूनिट को, किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। जैसे कि सपोज़ एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो हमारी कंट्री में ज़्यादातर मास को जो मेज़र किया जाता है वो केजी में मेज़र किया जाता है,
है ना, नॉर्मली केजी में। लेकिन यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पाउंड में मेज़र किया जाता है, किसी और जगह किसी और तरीके से मेज़र किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट्स को मेज़र करने के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था अभी थोड़ी देर पे, मान लो अब तुमने अपना खुद का एक सिस्टम बनाया, उसमें तुमने बोल दिया कि नहीं ये ढक्कन है, इसको हम 1 मीटर मानेंगे, तो तुमने अपनी तरफ से एक यूनिट सिस्टम बना लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें मास को कोई कंट्री अलग तरीके से मेज़र करती है ना, लेंथ को अलग, जैसे अब इंडिया में लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं कई जगह पर, और यूएस वगैरह में फुट में मेज़र करते हैं। कई हमारे इंडिया में ही कई जगह पर एरिया देखा होगा तुमने, कई जगह पर एरिया को बीघा में मेज़र करते हैं, कई जगह हेक्टेयर में मेज़र करते हैं, कई जगह मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। तो अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। और नॉर्मली कौन से होते हैं, एक होता है यहाँ पर MKS, देखो भाई, तो सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पर MKS को, एक MKS सिस्टम हो जाएगा, एक CGS हो जाएगा और एक FPS हो जाएगा। ठीक है, MKS की फुल फॉर्म क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। CGS की क्या होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS की क्या होती है, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये 3 अलग और भी हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलरली ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं, MKS, CGS और FPS। इसके बारे में तुमने कई जगह पर सुना भी होगा। अब ये किसी किसी कंट्री में सपोज़ ये यूज़ होता है, किसी में ये यूज़ होता है, किसी में ये, या एक ही कंट्री में अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम में ये यूज़ होते हैं। अब क्या हो गया, इनको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अब क्या है कि इंटरनेशनली अगर हमें ट्रेड करना है, बिज़नेस करना है, तो एक कॉमन यूनिट होनी चाहिए कि भाई ऐसे क्यों, क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी कि मान लो इंडिया में मास को केजी में मेज़र किया जा रहा है, यूएस, यूरोपियन या दूसरी कंट्रीज़ में पाउंड में मेज़र किया जा रहा है या ग्राम में मेज़र किया जा रहा है, तो फिर वो मैच नहीं हो पाएगा कि भाई पता नहीं लग पाएगा कि कितना अमाउंट कितना ग्राम हुआ या कितना हुआ। तो उसके लिए कॉमन सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉमन सिस्टम बनाना पड़ेगा, कॉमन यूनिट का सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम। तो जो सबसे पॉपुलर होता है यहाँ पर, जिसको इंटरनेशनली यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी ये क्वांटिटीज़ की यूनिट्स डिसाइड करती है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्ट की जाती है। जैसे मास की यूनिट को केजी में एक्सेप्ट किया गया, लेंथ की यूनिट को मीटर एक्सेप्ट किया गया, है ना, टाइम को सेकंड एक्सेप्ट किया गया। तो हर क्वांटिटी की ये यूनिट को डिसाइड करते हैं, और कहीं पर भी अगर इंटरनेशनली ट्राइड करना हो या इंटरनेशनल की फॉर्म में यूज़ करना हो, तो वहाँ पर ये, अब देखो एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं दूँ। जैसे मान लो इंडिया में करेंसी क्या है, रुपीज़ है ना, चाइना की कुछ और करेंसी है, श्रीलंका की कुछ और करेंसी है, लंदन की कुछ और करेंसी है, सब जगह अलग अलग करेंसीज है, और ऑलमोस्ट, है ना, बांग्लादेश में टका है, यूरोप में जैसे लंदन में पाउंड यहाँ पर चलता है ना, पाउंड चलता है। तो अब बेसिकली क्या हो गया कि अब, लेकिन अमेरिका में डॉलर चलता है। लेकिन कभी भी अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है, तो वो जो कंट्री है वो डॉलर में करती है, भले उसकी वो करेंसी नहीं है। मान लो कि इंडिया को अमेरिका की जगह किसी और कंट्री से, मान लो इंडिया को जापान से कुछ सामान ख़रीदना है और इंडिया को जापान में कुछ सामान बेचना है, तो ये दोनों कंट्री ऐसे तो नहीं कि नहीं हम तो रुपये में हम तो अपना सामान जो बेचेंगे उसको रुपये में बेचेंगे, या जापान बोलेगा नहीं हम अपनी करेंसी में। वो ट्रेड किस में करते हैं, इंटरनेशनल करेंसी में, जिसको हम बोल रहे हैं आजकल डॉलर, है ना। ज़्यादातर हम, तुमने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि डॉलर, इतने डॉलर की बिलियन की या इतने डॉलर की जो है हमारी इकोनॉमी है, इतने डॉलर का ट्रेड हुआ, इतने बिलियन डॉलर का। तो उसी तरीके से ऐसा ही एक सिस्टम है जिसमें सारी सिस्टम जो यूनिट्स डिसाइड की जाती है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती है, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ में आई होगी पूरी चीज़ें। और ये सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट्स होती है वो 7 क्वांटिटी, मतलब जो जितनी भी क्वांटिटी है सबकी अलग अलग यूनिट डिसाइड की गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कई सारी यूनिट्स हो सकती है, जैसे मास के लिए उसको किलोग्राम, मास के लिए, मास जैसे मैं बता देता हूँ, मास के लिए डिफ़ाइन किया जाता है किलोग्राम को। लेंथ के लिए जो डिफ़ाइन किया गया, ये देखो 7 क्वांटिटीज़, जैसे अगर हम देखते हैं, मैंने बेस क्वांटिटीज़ यहाँ पर ये ले रखी है,
ये 7 यहाँ पर मैंने कुछ बेस क्वांटिटीज़ ली, इनकी यूनिट जैसे मास की केजी एक्सेप्ट की गई है, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इन सारी बातों के बाद। तो अलग अलग कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की एसआई यूनिट यहाँ पर सब जगह एसआई ने बनाई हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, कुछ छोटे मोटे रूल होते हैं कि जब भी हम यूनिट लिखते हैं किसी भी क्वांटिटी के, तो क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से यूनिट। अब क्योंकि आपने देखा होगा कई सारी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं वो साइंटिस्ट के नेम पर दी गई है ना। साइंटिस्ट के जैसे न्यूटन हो गया, एम्पियर हो गया, इस तरह की जो यूनिट्स होती हैं वो कई जगह पर किसके नेम पर दी गई है, न्यूटन, इस तरह की, ये सारी साइंटिस्ट के नेम से दी। तो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको समझते हैं। आओ तो देखिए दोस्तों, जब भी अगर हम किसी साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट बताते हैं, जैसे मान लीजिए केल्विन है, तो अगर आपने केल्विन लिखा है और एक आपने लिखा है कैपिटल KELVIN, तो अगर आप यहाँ पर स्मॉल l से लिखते हैं केल्विन और एक आप कैपिटल K से अगर केल्विन लिखते हैं, तो ये तो सर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो एक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एक ये यूनिट, कहने का मतलब है अगर किसी भी साइंटिस्ट के नेम को हमें यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करना है और पूरा नाम आप लिखना चाहते हो, तो आपको उस यूनिट का जो फर्स्ट लेटर है उसको स्मॉल ही रखना है। और अगर आप उसको सिर्फ एक फॉर्म के एक लेटर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो फिर आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है। जैसे अगर मैं सिर्फ केल्विन को मुझे केल्विन लिखना है टेम्परेचर की यूनिट, तो अगर मैं सिर्फ एक लेटर से लिखना चाहता हूँ तो मुझे कैपिटल लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूरा लिखना चाहता हूँ तो मुझे के जो है वो स्मॉल लिखना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो फिर वो नेम हो जाएगा। वैसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक सी चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक और छोटी सी बात, कई बार क्या होता है यूनिट के आगे हमें प्रीफिक्स लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, कई बार जैसे मान लो किलोमीटर है तो मीटर के आगे जो हमने किलो लगाया, ये किलो का मतलब है प्रीफिक्स यहाँ पर। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, सपोज़ हमने लिखा, मुझे लिखना है किलोमीटर, या तो मैं ऐसे लिख दूँ किलोमीटर, ठीक है। मुझे इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इसको लिखूँगा KM, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ के मीटर। अब आपको ये ध्यान रखना है, प्रीफिक्स जब भी आप एक सिंगल लेटर की फॉर्म में लिखोगे तो ये स्मॉल होना चाहिए, यानी कि ये सही है, ये गलत है। ये स्मॉल के की फॉर्म में आपको लिखना है, यहाँ पर कैपिटल के नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप प्रीफिक्स लिखते हो तो ये कैपिटल में नहीं होना चाहिए, हमेशा स्मॉल आएगा। मान लो मुझे नैनोमीटर लिखना है तो मैं इसको स्मॉल n और कैपिटल M लिखूँगा। अगर मैंने इसकी जगह ये लिख दिया NM तो इसका बिल्कुल मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ पर ये स्मॉल n जो है यहाँ पर, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है नैनो को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, तो इसका मीनिंग हो गया नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या होता है वो भी अभी हम देखेंगे। और इसका मतलब ये जो यहाँ कैपिटल N लिखा है ना, तो इस कैपिटल N का मतलब है यहाँ पर न्यूटन इनटू मीटर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने बाई चांस यहाँ पर प्रीफिक्स लिखना है आपको, और प्रीफिक्स को अगर आपने कैपिटल लिख दिया तो उसका कुछ और मीनिंग हो जाएगा। क्योंकि आप खुद देखो, ये के से किलोग्राम भी किलो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और केल्विन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर के लिख दिया कैपिटल के, इसका मतलब तो हो जाएगा केल्विन इनटू मीटर। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम ये चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रीफिक्स को आपको इसी तरीके से लिख कर चलना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर प्रीफिक्स के बारे में कुछ बात बता देता हूँ मैं कि कौन कौन से प्रीफिक्स में क्या क्या चीज़ होती है। देखो दोस्तों, तो 10⁻⁻15 को बोलते हैं फेम्टो, 10⁻⁻12 को बोलते हैं पीको, 10⁻⁻9 को बोलते हैं नैनो, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। -6 आ गया तो उसको माइक्रो बोलेंगे, 10⁻−3 आ गया उसको मिली बोलेंगे, 10⁻−2 आया उसको हम सेंटी बोलेंगे और सी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेंटीमीटर लिखते हैं ना, तो उसमें वो CM जो होता है वो C सेंटी होता है। 10⁻−1 आया उसको डेसी बोलेंगे, 10 आया उसको डेका बोलेंगे, 10⁻2 उसको हेक्टा बोलेंगे, 10 किलो तो उसको स्मॉल k से रिप्रेजेंट करेंगे, मेगा को कैपिटल M, 10⁻6, 10⁻1 जो हो गया उसको गीगा G से, और टेरा T से। अब देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा सपोज़ 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सेंटी का मतलब क्या है, ये जो C लिखा है स्मॉल, इसका मतलब है 10⁻2 मीटर, ये ऐसे ही लिखते थे। मान लो कि अगर मैंने लिखा 1 किलोमीटर,
तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 किलो, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ तो मीटर। इसकी जगह अगर मान लो मैंने लिख दिया 1 नैनो, यहाँ पर लिखा है 9 नैनो nm। इससे आप क्या समझोगे, पीछे जो लिखा है वो तो यूनिट है, आगे जो स्मॉल n है इसका मतलब है नैनो। तो क्या कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁻9 मीटर। तो इस तरीके से हम ये चीज़ों को बताते हैं। तो ये छोटी सी चीज़, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रीफिक्सेस के बारे में। प्रीफिक्स हमेशा यूनिट से पहले लिखते हैं, ठीक है। इन तीनों को हम कैपिटल में लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मेगा को क्यों, क्योंकि देखो अगर स्मॉल m है तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। स्मॉल n और मेगा को दोनों को सेम से रिप्रेजेंट कर दिया, तो स्मॉल m जो है वो मिली होता है और मेगा यहाँ पर माइक्रो जो है कैपिटल m वो मेगा। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आपने सुना होगा मिलियन, तो मिलियन का मतलब क्या होता है एक्चुअली। मिलियन अगर यहाँ पर देखो तो मिलियन का मतलब 10⁻6 ही होता है ना। 1 मिलियन का मतलब होगा 10⁻6, जो इसको हम 10⁻1 मेगा भी बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर। तो इस तरीके से बिलियन का मतलब गीगा, ठीक है ना, और जिलियन का मतलब फिर उसके आगे ट्रिलियन का मतलब ये चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। तो ये चीज़ छोटी मोटी चीज़ है जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो इसमें हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने यूनिट्स के बारे में देखा। यूनिट जो होती हैं वो क्या होती है उसके बारे में हमने समझा, उसके जो अलग अलग सिस्टम होते हैं उसके बारे में हमने देखा। यूनिट्स के बीच में हमने रिलेशन के बारे में यहाँ पर देखा, क्या रिलेशन हो सकता है। यूनिट अगर बढ़ती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी, इसके बारे में हमने देखा, है ना। यूनिट अगर बढ़ जाती है तो यूनिट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। बड़ी यूनिट के साथ कम न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है ना, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स की 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है उनको किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अगला वीडियो जो होगा पूरा सिर्फ न्यूमेरिक जो यूनिट्स है फंडामेंटल यूनिट्स उनसे डेडिकेटेड होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप पहली बार अगर इस वीडियो चैनल पर आए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए इसको और नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि नई वीडियोस जब भी आएंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।